हेलो बडीज़, आज का पॉडकास्ट हमने शूट किया है जयदीप के साथ। जयदीप का रिसेंटली प्लेसमेंट हुआ है टीसीएस कंपनी में। जयदीप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती इस कॉलेज के स्टूडेंट है। बेसिकली इस पॉडकास्ट में हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से लेके तो ऑफर लेटर रिसीव करने तक के चीज़ों को ब्रेक डाउन किया है हर एक पार्ट में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि टीसीएस एक मास रिक्रूटर कंपनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टीसीएस सिर्फ ITCS के बच्चों को ही नहीं तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। एंड थर्ड द फॉरमोस्ट थिंग, टाटा नाम ही काफ़ी है। तो चलिए पॉडकास्ट एंजॉय कीजिए। ये अराउंड 10 to 15 मिनट्स का डिस्कशन है। आई होप आप थोड़ा सिंसियर या सीरियस होगे तो वीडियो को अच्छे से देखोगे, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं या जयदीप आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। हाय जयदीप, हाउ आर यू? फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग अ पॉडकास्ट। बेसिकली काफ़ी दिनों से हमारा चल रहा था कि एक पॉडकास्ट तो हम करना ही चाहते थे टीसीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, क्योंकि ये काफ़ी मास रिक्रूटर कंपनी है। सिर्फ ITCS के बच्चों को ही नहीं तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी को हायर करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, hi, good afternoon. I am Jaydeep Nitin Gedam from Government College of Engineering Amravati and I am currently placed in TCS Digital and I am here to share my interview experience. Okay. सो जयदीप, क्या होता है कभी कोई भी स्टूडेंट प्लेस होता है या कुछ अच्छा करता है लाइफ में, तो देर आर सम स्टूडेंट्स और देर आर सम जूनियर्स एज वेल। होता है ऐसा कि माइट बी श्योर ही बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और सिल्वर स्पून। तो थोड़ा आपका अपब्रिंगिंग बताइए कि आपका स्कूलिंग किस तरह से रहा है, किस तरह से आपका अभी तक का जर्नी रहा है, वो शेयर कीजिए। नहीं, कुछ गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून नहीं था। नॉर्मल अपब्रिंगिंग थी मेरी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमरावती इटसेल्फ। मैंने मेरा हायर सेकेंडरी मनीबाई गुजराती से किया है और 10th में अच्छे परसेंटेज मिल गए थे 90+। तो मेरा ऐसा था कि पॉलीटेक्निक कर लेता हूँ क्योंकि टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा मिल जाएगा। तो पॉलीटेक्निक कर लिया। होपफुली उधर भी कोरोना के बैच में आ गया तो वहाँ भी अच्छे परसेंटेज मिल गए, 95+ स्कोर कर लिया था। तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग मिल गया IT में, तो वहाँ से इंजीनियरिंग कर लिया और ऑन कैंपस ही मुझे TCS लग गई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं स्टार्टिंग टू द एंड, मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से लेके ऑफर लेटर हाथ में आने तक का क्या सफ़र रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस से। तो जो TCS NQT होती है, इसका नोटिफिकेशन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्या मंथ्स रहते हैं, थोड़ा आप बता पाओगे? तो नॉर्मली तो TCS आती है, वैसे पकड़ लो आप, जून से अगस्त के बीच में। अगर नॉर्मल शेड्यूल हुआ तो। पर हमारे वक्त थोड़ा हायरिंग फ्रीज थी रिसेशन की वजह से, तो वहाँ पे हमारा ऐसा हुआ था कि दिसंबर में हमारा फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था TCS का कि आपको फॉर्म भरना है। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी, तो सारा जो मैसेजेस वगैरह है वो TNP के ग्रुप पे आ जाते हैं। तो हमने दिसंबर में फॉर्म फिल किया, देन 1 महीने में NQT, देन 1 महीने में इंटरव्यू। तो ऐसा ये 3 स्टेज प्रोसेस था। सो TCS NQT एक ही बार होती है, 2 बार होती है, क्या फ्रिक्वेंसी रहती है TCS NQT की? वैसे अगर कंसिडर किया जाए तो TCS NQT हर महीने में होती है। तो आप पकड़ लीजिए कि 35 से 40 दिन में आपकी NQT फिर से आ जाएगी, ठीक है। पर फोकस हमेशा होना चाहिए ऑन कैंपस पे, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाती है और ऑफ कैंपस में आपको पैन इंडिया कॉम्पीट करना पड़ता है सबसे। तो फ्रीक्वेंसी आप कंसिडर कर लीजिए 40 दिन की फ्रीक्वेंसी होती है। 40 दिन में NQT आती है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है 1000 रुपीज़ और समथिंग। और कुछ NQTs फ्री होती है, लाइक साल में 2 NQT फ्री होती है। और इनकेस मैंने NQT में फॉर्म फिल किया और मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो मैं अगली NQT डायरेक्टली दे सकता हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा। और सेकंड, अगर मैंने NQT क्रैक की, मैंने इंटरव्यू तक गया और इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ तो क्या फ्रिक्वेंसी रहता है, वो बताइए। आप अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो आपको 6 महीने के बाद देनी पड़ती है फिर से। लाइक आप 6 महीने के स्पैन के लिए बैन हो जाते हैं। और आप अगर इंटरव्यू तक नहीं गए तो आप अगली NQT दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि NQT की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैं चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट्स 3rd ईयर में तो उन्होंने पहले प्लान कीजिए, क्योंकि ये Day 0 कंपनी है, काफ़ी पहले आती है। अभी हम समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म का बहुत सिंपल होता है, लाइक कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल TNP के ग्रुप पे आपके आ जाएगा या आपको उनके पोर्टल पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नाम का पोर्टल होता है TCS का, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, सरनेम एंड ऑल, और आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो भी आप डिटेल्स वहाँ पे डालो वो सही हो, क्योंकि उनको उनके क्राइटेरिया को मैच होनी चाहिए सारी डिटेल्स। क्योंकि सारी डिटेल्स आप सिलेक्ट होने के बाद में जब आपका ऑफर लेटर आता है तब क्रॉस चेक होती है, क्रॉस वेरीफाई होती है।
तो जो भी डिटेल्स डालो वो प्रॉपर डालो और आपका CGPA उस हिसाब से डालो कि उनके क्राइटेरिया को मैच करे, ताकि आप NQT के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, क्योंकि ऑफ कोर्स TCS इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट देयर पॉलिसीज़। ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। अभी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कितने दिनों में आपको हॉल टिकट आता है और कितने दिनों में आपकी एग्ज़ाम होती है, तो थोड़ा बताइए। इन अ नॉर्मल शेड्यूल आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको 1 महीने में हॉल टिकट आ जाएगी। अगर मैंने आज 15 दिसंबर है, आज मैंने फॉर्म भरा, तो मेरे को 15 जन तक मेरी हॉल टिकट आ जाएंगी, उससे पहले ही। और मेरे को एक हफ्ते पहले हॉल टिकट आ जाती है और 1 हफ्ते में मेरे को NQT के लिए अपीयर होना है। तो यही नॉर्मल शेड्यूल रहता है कि आपको 1 महीने में आ जाएंगे सारी डिटेल्स। ठीक है। सो बेसिकली ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। एप्लीकेशन फॉर्म समझ में आ गया कि मिस्टेक्स नहीं करनी है, अच्छे से फॉर्म फिल करना है, हॉल टिकट कब आती है। अब हम आते हैं एग्ज़ाम डे पे या एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो बेसिकली इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? तो TCS NQT का जो टेस्ट होता है वो आयन सेंटर्स पे होता है। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि आप 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्टली एप्टीट्यूड, देन कोडिंग। ठीक है, तो एप्टीट्यूड में आता है आपका लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, उसके बाद में वर्बल, और कोडिंग में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, एक इजी लेवल का और एक मीडियम लेवल का। बस यही पैटर्न होता है। और आपको वर्बल के 25 क्वेश्चंस, बाकी 2 इसके 20 क्वेश्चन, और कोडिंग के 2 क्वेश्चंस। आई मीन मेरे पास और फॉलोअप क्वेश्चन इसके रिलेटेड, निगेटिव मार्किंग होती है क्या फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट सेक्शनल कट ऑफ होता है क्या? क्योंकि बच्चे इन 2 चीज़ों से काफ़ी डरते हैं। तो निगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है। उसके बाद में सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ ऐसा होता है कि लाइक परसेंटाइल बेस्ड होता है। लाइक अगर कंपटीशन कम है तो आपको, अगर आपने सिर्फ FTP क्वालिफाई कर ली तो आप अच्छे प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। और अगर हाई कंपटीशन हुई तो आपको कोडिंग क्वेश्चन भी क्वालिफाई करने पड़ेंगे अगर प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होना है आपको। तो आप कंसिडर कर लीजिए कि मेरे वक्त ऐसा हुआ था कि कंपटीशन थोड़ी कम थी, तो अगर आपका FTP हुआ, लाइक मेरे दोनों क्वेश्चन हो गए थे, तो मेरा प्राइम के लिए सिलेक्शन हो गया था, जो 9 लाख का पैकेज होता है। तो यही है कि आपको बस परसेंटाइल बेस मेंटेन करना है। और एक टिप यहाँ पे है कि आप जो कोडिंग कर रहे हो तो ट्राई करो कि दोनों कोडिंग क्वेश्चन हो जाए। तो अगर आप दोनों इसमें डिवाइड करो, एप्टीट्यूड और कोडिंग, तो उसका ऐसा है कि अगर कोडिंग के 30 टेस्ट केसेस है तो उस पर आपका इवैल्यूएशन होता है, वो सेक्शन कि 30 में से कितने टेस्ट केस पास हुए टोटल, तो उस पर इवैल्यूएशन होता है। मीन्स कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आपको इंश्योर करना ही है आपका क्रैक हो गए, क्योंकि अगर इंडिया लेवल पे NQT तो कंपटीशन टफ जाएगा। ऑन कैंपस में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट इट्स मेजरली डिपेंड्स ऑन परसेंटाइल, नॉट अ सेक्शनल कट ऑफ। निगेटिव मार्किंग है नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। अभी मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी सुना है निंजा होती है, डिजिटल होती है, प्राइम होती है, तो ये बेसिकली कैसे होता है और आपका प्राइम में कैसे सिलेक्शन हुआ वो थोड़ा बताइए। तो आपने जैसे मेंशन किया निंजा, डिजिटल और प्राइम, ये 3 सेक्शंस है TCS के अलग अलग पैकेजेस के लिए। तो निंजा जो बेसिक पैकेज है वो आता है 3.6 का, उसके बाद में TCS डिजिटल आता है वो 7 का, और उसके बाद में प्राइम आता है हाईएस्ट पैकेज जो 9 का होता है, जो आपको मिल सकता है। तो इसका ऐसा होता है, आप जो NQT दोगे उसका जो आपका रिजल्ट होगा उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए एक सेक्शन अलॉट होता है। जैसे मेरा इंटरव्यू में मेरा प्राइम था, तो मुझे प्राइम अलॉट हुआ था क्योंकि मेरे दोनों कोडिंग क्वेश्चन और एप्टी अच्छा गया था, तो मुझे प्राइम अलॉट हुआ था। तो आपके परसेंटाइल के हिसाब से, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा आपको पता तो नहीं चलेगा, आपको सीधा प्रोफाइल आएगी कि आपकी ये प्रोफाइल के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आप जैसा NQT में परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको प्रोफाइल आएगा कि ये प्रोफाइल के लिए आपको इंटरव्यू देना है। और आप अगर उस प्रोफाइल का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आप नीचे जा सकते हो, पर आपका उस प्रोफाइल के लिए अगर अच्छा गया, कितना भी अच्छा गया, फिर आप ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हो और बाहर भी जा सकते हो। मीन्स अगर निंजा वाला बच्चा है उसका इंटरव्यू कितना भी अच्छा गया तो उसको कोई चांस नहीं ऊपर जाने का, बट जो बच्चा प्राइम के लिए सिलेक्ट हुआ है उसका अगर इंटरव्यू थोड़ा बहुत ख़राब होता है, ब्लेंडर होता है, तो वो नीचे जा सकता है या बाहर भी जा सकता है। बहुत ही ख़राब किया तो वो TCS डिसाइड करेगी। सो काफ़ी अच्छी चीज़ें, मीन्स परसेंटेज अच्छा है तो आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है इर्रिस्पेक्ट ऑफ योर कॉलेज। एम आई राइट? ओके, राइट। सो अभी एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया। अभी हम समझते कि ऐसे कौन सी मिस्टेक्स है जो एग्जाम में ब्लेंडर नहीं करनी चाहिए। जैसे टेस्ट केसेस के बारे में अभी बताया, एज आई एम कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे नहीं पता है, बट मेरी ऑडियंस समझ जाएगी वो, तो वो थोड़ा बताइए कि कौन से ब्लंडर मिस्टेक आपको इंटरव्यू और एग्जाम में नहीं करने, क्योंकि वो आप दोनों चीज़ें करके बैठे हो।
तो पहले बात करते हैं एनक्यूटी के बारे में। एनक्यूटी में पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एनी हाउ और इन टाइम करने हैं। पहले एक काम करना है कि जो जो कंफर्म है आते हैं वो कर लेने, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करने का कि सारे क्वेश्चन अपने को करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोडिंग के बारे में बात करें तो कोडिंग में ऐसा है कि बहुत बच्चे ट्राई करते हैं कि हार्ड कोड करना है, कि अगर मेरे को एक आउटपुट प्रिंट करना है जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, जो उन्होंने दिया है कि आउटपुट आना चाहिए, वो अपन डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल के। पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हार्ड कोडिंग में क्या होता है कि हार्ड कोड इवेल्युएट होते ही नहीं है। अगर मेरे एक क्वेश्चन के 15 टेस्ट केसेस है तो उसमें अगर 2 पब्लिक टेस्ट केसेस जो मेरे को दिख रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं हार्ड कोड कर देते हैं अगर मेरे को कोड नहीं आ रहा है उसका तो। बट वो 2 टेस्ट केसेस इवेल्युएट नहीं होते, जो 13 प्राइवेट टेस्ट केस होते हैं वो इवेल्युएट होते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो इंटरव्यू में सबसे पहली बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखना है और डिप्लोमेटिक नहीं बात करना है। क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिक बात करोगे तो उनको लगेगा कि जो मेरे सामने बंदा बैठा है उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही नहीं है। तो उनको ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो और जो क्लियर हो अपने सोच के बारे में। चलिए, काफ़ी अच्छी बात बताई आपने, स्पेशली कोड के बारे में, क्योंकि जिसका टर्नओवर शायद पाकिस्तान की जीडीपी इतना है उसको आप बना नहीं सकते। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट इन टेस्ट और इन इंटरव्यू इसको। तो अभी एग्ज़ाम समझ में आ गए, आपने इंटरव्यू और इसके बारे में बताएं। मुझे आप बताओगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपके क्या रिसोर्सेस रहे, किस तरह से आपने किया? जो स्टूडेंट आपके कॉलेज का भी होगा, आपका जूनियर देख रहा होगा ये पॉडकास्ट, या माइट भी अदर इंस्टीट्यूट्स के भी स्टूडेंट्स, तो उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो सिंपल बात है कि TCS का जो प्रोसेस है टोटल वो बहुत सिंपल होता है। इतना हार्ड कुछ प्रोसीजर नहीं है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिंपल है, एप्टीट्यूड करो, कोडिंग करो, एनक्यूटी आपकी निकल जाएगी। तो रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो मैंने बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा था। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आपको जो भी आपको इंटरव्यू में आता है, मतलब एनक्यूटी में आता है, वो आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। रिसोर्सेज आपका प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कोडशेफ हो, हैकर रैंक हो, हैकर अर्थ हो, कुछ भी हो, आप बस कोडिंग की प्रैक्टिस करो और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करो। बस ये सिंपल स्ट्रैटेजी है एनक्यूटी निकालने के लिए। और जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, ये सारे सब्जेक्ट की थ्योरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो इंटरव्यू के लिए। और लाइव कोडिंग आता है वो एक प्रिपरेशन चाहिए, और प्रोजेक्ट्स अच्छे चाहिए आपके रेज्यूमे में, बस। तो मीन्स अगर ये बेसिक प्रिपरेशन भी कर लिया तो TCS के लिए हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी हमने यहाँ से डिस्कस किया एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम पैटर्न, देन हमने रिसोर्स के बारे में और ब्लंडर मिस्टेक के बारे में बात की। अभी थोड़े कुछ प्रो टिप्स आपकी तरफ से चाहिए मुझे। इंटरव्यू ऐसे कौन से 2 या 3 सेगमेंट पे डिपेंड होता है जो कि स्टूडेंट ने करना ही चाहिए, वो निंजा का हो, डिजिटल का हो, या माइट भी आपके प्राइम का हो? ऐसे कौन से 3 या 4 पिलर्स हो सकते हैं? तो इंटरव्यू में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 चीज़ें पूछेंगे। पहली बात तो थ्योरी सब्जेक्ट्स, जिसमें आता है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL और UPS। आपको DSA स्ट्रॉन्ग करना है, DSA के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लाइव कोडिंग। आपका वहाँ पे जाके, आप इंटरव्यू में जाके स्क्रीन पे कोड नहीं कर सकते हो, आपको करना पड़ता है पेपर एंड पेन कोडिंग। तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी कोड दे तो उसका प्रैक्टिस होनी चाहिए। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट्स। रेज्यूमे में वही डालो जो आपको 100% आता है। अगर मैं जावा पे मेरा हाथ नहीं है और मैंने जावा मेरे रेज्यूमे में डाल दिया और आगे पैनल में बंदा बैठा है वो जावा पे बहुत प्रोफिशिएंट है, तो वो क्या करेगा, मेरा जावा देख के मेरे को जावा पे हार्ड क्वेश्चनिंग करेगा। तो अगर मेरे को जावा आता ही नहीं है और मैंने डाल दिया है कि मेरा दिखेगा कि स्किल है मेरी जावा, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो रेज्यूमे में वही डालो कि जो आपको आता है। बस यही सिंपल 3 पिलर्स है जिस पे आपका डिपेंड है टोटल इंटरव्यू। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था जस्ट पॉडकास्ट शूट करने से पहले, तो आपने बताया था कि इंटरव्यू आप खुद ड्राइव कर सकते हो। वो थोड़ी मुझे अलग चीज़ लगी थी, वो कैसे ड्राइव कर सकते हो वो बताइए। तो एक सिंपल टिप है, मतलब ये बहुत लोगों को काम आएगी इंटरव्यू में। अगर आपको ड्राइव करना है इंटरव्यू और इंटरव्यूअर के माइंड के साथ खेलना है, तो आप सिंपल चीज़ कर सकते हो। जो सबसे पहले इंटरव्यूअर जो है वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप जो भी इंट्रोडक्शन फ्रेम करोगे वो ऐसा फ्रेम करने का कंपनी के हिसाब से। लाइक अगर मैं TCS के लिए फ्रेम कर रहा हूँ मेरा इंट्रोडक्शन, तो मैं उसमें थोड़ा सा जो मेरे प्रोजेक्ट्स है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स डालूंगा मेरे इंट्रोडक्शन में जो उनको क्लिक हो उनके टेक्नोलॉजी के साथ। तो मेरी एक सिंपल टिप स्ट्रैटेजी थी
मेरा जो प्रोजेक्ट है उस पर मैंने पेटेंट है मेरा ग्रांटेड। तो मैं जब भी इंटरव्यू में बोलता था तो मैं बोलता था कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन 3 मेजर प्रोजेक्ट्स एंड फॉर वन ऑफ देम आई ऑल्सो गॉट अ पेटेंट फाइल्ड ऑन माई नेम। तो इससे क्या होता है, अगर इंटरव्यूअर के दिमाग में 4-5 क्वेश्चन फ्रेम है पहले से ही, तो वो भटक जाता है कि इसको अभी पेटेंट पे पूछता हूँ। तो उसका ऐसा होता है, अरे इसका पेटेंट है तो मैं पेटेंट के बारे में पूछ लेता हूँ। तो मैंने जितने भी 4-5 इंटरव्यू दिए तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता था कि आपका पेटेंट किस चीज़ पे है। तो एक प्रो टिप है कि आप ड्राइव करो इंटरव्यू उस हिसाब से कि आपका पहला क्वेश्चन उस बारे में आए, और आपका एक बार स्टार्ट हो गया क्वेश्चन तो आपके जो फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं वो उसी बारे में होते हैं सारे। तो इसलिए पहला क्वेश्चन के लिए ट्राई करो कि आप ड्राइव कर सको। ठीक है, सो थैंक यू जयदीप, आपने काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स बताई TCS के प्रोसेस के बारे में। अगर कुछ भी डाउट है ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं जयदीप के जो सोशल हैंडलिंग से लिंक्डइन प्रोफाइल वो भी शेयर करके रखता हूँ। थैंक यू बिहाफ ऑफ मी, थैंक यू बिहाफ ऑफ बड़ी सारथी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।